हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ यार, तब तो आपके साथ हूँ। हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग क्लास 12 का मैथ में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैलकुलस अब जब पढ़ाई कीजिएगा, डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है और उसके साथ साथ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी बहुत ज़्यादा यूज है। उसके बिना आप कैलकुलस पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, किस बात की बेचैनी है, किस बात का है टेंशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में तब आएगा जब आप पढ़ोगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक्चुअल में इन्वर्स होता है। किसका होता है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन्वर्स जो होता है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम फंक्शन पे बात कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए फंक्शन का कंडीशन समझना होगा। फंक्शन का कंसेप्ट है कि भैया एक इनपुट का एक अलग आउटपुट होता है। ठीक है, सिंगल सिंगल होता है। दो इनपुट, अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। तो फंक्शन का रूल को यूनिकनेस में समझाना है। तो जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात करेंगे तो सबसे पहले हमको वन वन ऑनटो फंक्शन का कंसेप्ट को समझना होगा, मेनी वन को नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, साइन एक्स जो होता है वो एक मेनी वन फंक्शन होता है। तो अब हम उसको वन वन ऑनटो बनाने के लिए हमको उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। ठीक है, तो डोमेन को जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं समझ सकते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि भाई जब हमको करना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ट्रीट, तो ऐसा पॉसिबल तब होगा जब आप डोमेन को कर देंगे रिस्ट्रिक्ट, तब जाके बनेगा वन वन फंक्शन, वन वन ऑनटो फंक्शन, और तब बनेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा तरह से कंसेप्ट। इसके लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि हम डोमेन और रेंज का बात करेंगे। ठीक है, रेंज जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन पे बात करेंगे और इसका डोमेन देखेंगे और रेंज का होता है वो देखेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स, हम लोग डोमेन पे भी बात करेंगे। ये हो गया भाई साहब फंक्शन। उसके बाद फंक्शन के बाद डोमेन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेंज, जो कि होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका डोमेन का होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इजिकल टू साइन एक्स जब बात होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो यहाँ पे जो डोमेन होता है वो एंगल होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है? एंगल होता है। और जो y होता है तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्वर्स में कहानी उल्टा हो जाता है। अब यहाँ इन्वर्स में वैल्यू रहेगा और जो रेंज रहेगा वही रहेगा एंगल। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, क्लोज इंटरवल। ठीक है, मतलब आप यहाँ x के जगह 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। ठीक है, और बीच का भी कुछ भी ले सकते हो। अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, तो ये भाई साहब होता है -π/2 से π/2। अब यहाँ पर जरा भैया ध्यान देना, जो भी हम लिखे हैं अगर इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। x जो होगा -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा बराबर, या इसको दूसरे शब्दों में कह दो कि भैया x जो है लाइज बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट, या -1 और 1 को भी इंक्लूड करेगा। और जब इधर लिखेंगे तो भैया इसको भी दूसरा तरीका से सीख लो। एग्जाम में कभी कभी देता है कि y इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y कितना? तो भैया y इतना, देख लो। ये दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में पूछा जाता है तो कंफ्यूजन का दायरा में नहीं रहना है। ये दोनों पूछा जा सकता है, x का भी दायरा दे सकता है और y का दायरा दे सकता है। डोमेन का मतलब होता है भाई x का कौन सा कोऑर्डिनेट के लिए y डिफाइन है, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और रेंज इसी पार्टिकुलर वैल्यू के वे में रेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स x का। तो भाई साहब ये भी इसी का देखा देखी चलता है, -1 और 1। इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x जो है लाइज बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूडिंग
टू बाउंड्री पॉइंट -1 एंड 1। और इसका अगर दायरा का बात करेंगे कि तो 0 पाई होगा इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। और ऐसा इसलिए होता है, cos 0 को 1 बोलते हैं और cos पाई को -1 बोलते हैं। बस यही है यहाँ पे चक्कर। इसके बाद बारी आता है tan इनवर्स x का। तो भाई tan इनवर्स x जो होता है, देख लो, -∞ से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस देन। इसका मतलब है कि x लाइज बिटवीन -∞ एंड इन्फिनिटी। और इसको भैया दूसरा लफ्ज में r भी कहा जा सकता है, एक ही चीज है ना, रियल नंबर। और यहां पर होता है -π/2 से π/2, लेकिन ध्यान रहे ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट या फिर बेसिक तौर पे। इसके बाद अब आता है कोसेक इनवर्स x। तो भाई कोसेक इनवर्स x का फंडा का है, x जो है 1 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए और एक से ग्रेटर और इक्वल और -1 से यहां बीच में और हो जाएगा, x 1 से बड़ा या बराबर और -1 से छोटा या बराबर। इसका जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू पे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हो जाएगा भाई साहब -π/2 से π/2 और इसमें से 0 को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। ठीक है, किसको छोड़ देना है? 0 को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? साइन 0 0 होता है। ठीक है, अगर हम कोसेक 0 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 को हमको एक्सक्लूड कर देना है। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का भी इसी टाइप से कहानी है, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। हम इस चीज को पहले भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1 और बीच में और है तो चलेगा। इसके बाद इसका हो जाएगा 0 से पाई और इसमें से π/2 को माइनस कर देना है। मतलब माइनस कर देना है कहने का मतलब वो एक्सक्लूड हो गया, मतलब उसको छोड़ देना है। और लास्ट होता है कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x के साथ भी यही बात लागू होगा, इसको भी हम लोग r कह सकते हैं। और इसका जो होगा 0 और पाई ओपन इंटरवल। तो इस तरह से आपको सब याद होना चाहिए, डोमेन भी और रेंज भी, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। और हमको जब वैल्यू पूछेगा तो डोमेन पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग रेंज पे ध्यान देंगे और रेंज इसमें टैली खा जाना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें कि हमको डोमेन और रेंज का समझ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बताएंगे कि भाई डोमेन को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना पड़ा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्यों हुआ? तो भाई इनवर्स आप तब निकाल सकते हो फंक्शन जब 1 1 ऑनटो रहेगा। तो हम यहां पर थोड़ा सा उसको समझाते हैं। देखो भाई, साइन एक्स जो होता है एक मेनी वन फंक्शन होता है। अगर ठीक से देखा जाए, इसको देखो, ठीक है ना। अब यहां पर जो गौर करने वाला बात है, हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, यहां पे देखो और यहां पर देखो, π/2 पे वैल्यू कितना देता है? 1 देता है। और यहां पर जाहिर सी बात है, जब उधर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर नेगेटिव लेंगे, यहां पे देता है -1। तो इसको जब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कोई भी वैल्यू फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 हो जाता है। देख लो, मेनी वन साफ पकड़ में आ रहा है, यहां पर भी देखो 0 हो रहा है मान। तो इसको जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मतलब कुछ इस टाइप का अगर हम कर देंगे, कुछ ऐसा कि भाई ऐसा करो तुम π/2 -π/2 में -1 दे दो और π/2 में 1 दे दो। तो ऐसा करने से अभी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जब हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, अभी मेनी वन फंक्शन नहीं रहा, अभी बन गया 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 ऑनटो फंक्शन बन गया। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करने से हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और रेंज, यहां पे देखो डोमेन को हम रोक दिए हैं। अब इनवर्स फंक्शन में जो वैल्यू है वो डोमेन बन गया। तो यहां पे जब हम -1, वैसे भी भैया -1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका जो भी वैल्यू था 1 और -1, जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है, उसको हम केवल ले लिए और उसी के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन समझा दिए। तो अब हम लोग रेंज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी
ठीक है। अगर आप डोमेन और रेंज का याद नहीं रखोगे तो आपके पास बहुत सारा दिखेगा आपके लिए नादानी। मैथ बनाते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे हम जरा ध्यान रखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है ना। क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो भैया हमको साइन इनवर्स का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू वो पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिस भाई साहब को रेंज कहा जाता है। अब आपको एक्स का तो मान दे ही दिया है। हम क्या समझाए थे कि भाई एक्स जो होता है वो -1 और 1 के दायरे में होता है, ठीक है। तो यहां जो -1/2 है वो बेशक इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब जो डोमेन दिया है वो तो भैया सही है। अब आपको रेंज को सही समझाना है। इसका मतलब है कि अब हमको रेंज का कंसेप्ट समझना होगा। तो भाई साहब का रेंज होता है -90 से लेकर 90 तक। मतलब अगर आप इसके दायरा में दिखा दोगे तो आपका काम बन जाएगा और आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको बनाते हैं कि भैया अगर ये डोमेन है -1/2, ठीक है, तो रेंज भी तो कोई होना चाहिए। तो रेंज को हम लोग लेट अस कंसीडर मान लेते हैं कि भैया ये रेंज जो है ए है, ठीक है। ये भाई साहब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कहे कि जो डोमेन है वो इनवर्स के साथ है। तो अब इसको हम लोग साइन इनवर्स, अब इसको हम मतलब इधर उधर कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स जब इधर आता है तो साइन ए बन जाएगा, ठीक है। बाय डिफिनेशन यही इसका डिफिनेशन है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अगर उधर जाएगा तो हर चीज का रूल है भैया, जैसे स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह से जो इनवर्स फंक्शन है वो भैया बाय इधर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए = हो जाएगा -1/2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, साइन ए = कितना आ गया? -1/2 आ गया। आप इस माइनस को कुछ मत करो, जस का तस रहने दो। 1/2 बताओ कितना को बोलते हैं? तो भैया साइन 30 को बोलते हैं। तो ई हो जाएगा साइन π/6। अब यहां पर देखो, यहां पे नेगेटिव को हटाने के लिए इसको भैया आप यहां ब्रैकेट में यूज कर दो। और वैसे भी फॉर्मूला होता है साइन -θ को बोलते हैं माइनस साइन थीटा। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब आगे नेगेटिव था, वहां पे π/6 था, तो हम फॉर्मूला में यूज किए। तो यहां पे डोमेन को हम नेगेटिव समझा दिए, सॉरी डोमेन नहीं, जो भी है मतलब एंगल जो कंसेप्ट है, ऐसे भी वैल्यू दिया है तो यही तो इसका रेंज होने वाला है। तो यहां पर हमको मिल गया a = साइन नहीं होगा, a = हो जाएगा -π/6। अब यहां देखो a जो -π/6 आया वो बिल्कुल इसके दायरा में है, -90 और 90 के दायरा में -30 बेशक आएगा। 0 से थोड़ा सा पहले जाते जाओगे तो तुमको मिल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना कि जो -π/6 मिला और π/6 के दायरा में जो भी है -π/6 मिला वो -π/2 और π/2 के दायरे में है। मतलब कि भैया जो हम ए निकाले हैं वो सही है। इसका मतलब हुआ कि ए का वैल्यू को अब हम बैठा देना है, वो तो भैया माने हैं। और इस तरह से आपका बन जाएगा। यहां पे मेंशन करना होगा जो भी ए का वैल्यू आएगा उसका दायरा में होना चाहिए, जो कि उसका रेंज का दायरा में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बेसिकली बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे हम लोग फिर से एक बार इसको ए नाम देंगे। बाई डिफिनेशन भैया इधर आ जाएगा कॉस ए, इधर बचेगा √3/2। √3/2 कितना को बोलते हैं? तो भैया cos 30 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? cos 30 को बोलते हैं, π/6। तो cos a = π/6। तो कुछ लोग को लगता होगा कि यहां cos कट जाता है, लेकिन नहीं भाई, ये cos नहीं कटता है। तो भैया अगर नहीं कटता है तो क्या होता है? तो देख लो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल। यहाँ कुछ लोग तो डायरेक्ट लिख देता है a = π/6, बट एक्चुअल में a = cos जब उधर जाएगा तो भैया cos इनवर्स cos π/6 होगा। अब यहां हम एक कंसेप्ट और बता देते हैं, ध्यान देना। एक्चुअल में ई लाइन के बाद जो ई लाइन हम लिखे हैं cos a = cos π/6, उसके बाद एक्चुअल में डायरेक्ट a = π/6 नहीं होता है, बल्कि a बराबर होता है cos इनवर्स cos π/6। और cos इनवर्स cos x को x बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं? जब 0 से पाई का दायरा में हो, ठीक है। 0 क्लोज इंटरवल भैया
इसको दिमाग में बैठा लेना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ अगर मगर है, मगर यहाँ पे कहा है कि एक्स जो होता है वो वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई में होना चाहिए। मतलब 0 रहे, पाई रहे, या उसका बीच में कुछ भी रहे तो काम मेरा बन जाएगा। तो भैया ये 0 से 180 है और ये भाई साहब 30 है, तो उसका बीच में तो आ ही जाएगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मेरा बात बन गया। इसका मतलब हुआ कि भाई जो हम ए निकाले, ए का वैल्यू π/6 100% सही है। इसका मतलब है कि हम ए को, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा लोग, cos A = cos π/6 है, तो कुछ होशियार लोग cos को काट देता है, तो मतलब भैया आप तो फंक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। cos को काट रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन का अस्तित्व पे ही सवाल खराब कर दे रहे हैं। दोनों तरफ डोमेन दिखा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं डोमेन दिखा के? एक वेरिएबल के गणित को डील कर रहे हैं, तो ये तो भाई गलत बात हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा cos इनवर्स √3/2 = π/6। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो भाई साहब यहां ध्यान देना, हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं या नहीं करते हैं। चलो, A = कोसेक इनवर्स 2, तो भाई यहां पे वही बाय डेफिनेशन कोसेक A = 2। अब यहाँ पे कोसेक देख के लोग को कंफ्यूजन होता है कि कोसेक में पता नहीं कितना को बोलते होंगे, तो साइन में आप इसको सोचिए, साइन 30 को बोलते हैं ना 1/2, तो जाहिर सी बात है कोसेक का बात करेंगे कोसेक 30, तो उल्टा होके हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये कोसेक π/6 होगा। अब यहाँ पर भी हम फिर एक बात बता देते हैं, लोग कोसेक कटता उठता कुछ नहीं है। ए बराबर लिखाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक, लेकिन फिर वही है कंडीशन π/6। अब जरा आप कोसेक का याद कीजिए, कोसेक इनवर्स का, तो कोसेक इनवर्स कहता है कि भैया -π/2 π/2 इस क्लोज इंटरवल में आना चाहिए और 0 नहीं आना चाहिए। 0 को छोड़ के इस इंटरवल में आ जाना चाहिए। इसीलिए 0 को चूंकि नहीं काउंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे 0 को नेगेटिव करेंगे। अगर हम 0 को नेगेटिव करेंगे तो 0 ऑटोमेटिक हट जाएगा। भैया आप उसमें से 0 को माइनस कर रहे हैं, तो 0 में भैया उस सेट में से आप उसको हटा दे रहे हैं, तो π/6 मिला, जो कि इसका दायरा में है और ये 0 भी नहीं है। ये कंपलसरी है भैया। अगर आप इसको नहीं समझाओगे तो इससे आप नहीं बता पा रहे हो कि मेरा ब्रांच का है। ठीक है, और यहां पर ए का वैल्यू को आप आराम से रख सकते हैं π/6। ठीक है, इसे इसको जल्दी में भी बनाया जा सकता है, लेकिन कायदे में बना रहे हैं जैसा आपसे डिमांड कर रहा है। अब यहां पर देखो tan इनवर्स -√3 है। हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा। भाई साहब इसको अगर हम लोग ए मानेंगे तो tan इनवर्स -√3 बाई डिफिनेशन हो जाएगा tan इनवर्स, भाई साहब इधर आ जाएगा तो tan A होगा। फंक्शन भैया RHS में भी वो फंक्शन था। ठीक है, RHS में था वो, कायदे से देखा जाए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन जब भाई साहब लेफ्ट में जब चल आया तो बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो बेसिक तो यही है, फंक्शन तब भी था, इधर उधर हो गया तो भी फंक्शन है। फंक्शन अपना रंग रूप को नहीं बदला। -√3 भैया माइनस को कुछ मत करना, और ये भी जानने का कोशिश मत करना कि -√3 को कितना बोलता है। भैया तुम √3 को तो समझो, तो √3 का मतलब होता है tan 60, जो कि होता है π/3। अब भाई साहब यहाँ पे ये भाई साहब माइनस में चलाएगा। ठीक है, जब भी आपको tan के आगे माइनस दिखे आप उसको tan के साथ ब्रैकेट में माइनस कर देना। tan -θ को क्या बोलते हैं? -tan θ। हमको इसका खैर ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो होता है -90 से 90 तक होता है ओपन इंटरवल, मतलब ये दोनों को छोड़ के अंदर का कुछ भी हो जाए, जो कि यहाँ कायदे से सही दिख रहा है। A = -π/3। अभी -π/3 इस इंटरवल में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। आ जाने के कारण भैया सब कुछ सही चल रहा है, तो A का मान हम यहाँ पे लास्ट में, नहीं तो कोई भी सोचेगा भैया A का मान तुम बता रहे हो, तुम तो क्वेश्चन का मान बता रहे हो, तो यहाँ पे A का मान को हमको रख देना होगा। और ये भाई साहब हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ता है,
अब है भाई साहब कोसेक कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब यहां पर देखो भाई नेगेटिव आर्गुमेंट में बात हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला से भी बनता है मैथ, ठीक है। मैथ फॉर्मूला से भी बनेगा, फॉर्मूला भी बता देंगे, मान के भी बनेगा, हर कुछ बता देंगे। चलो हम लोग यहां पे पहले कॉस इनवर्स का जिक्र है, तो भैया कॉस इनवर्स का जिक्र है, प्रिंसिपल वैल्यू का फिक्र है, इस पे बात बनना चाहिए भैया। आपका आंसर जो भी आएगा वो 0 पाई के दायरे में आएगा, ठीक है। सबसे पहले भाई साहब को ए मान लो, परिभाषा से कॉस इनवर्स इधर आएगा, कॉस को कोई कुछ भी नहीं लगेगा अफसोस भैया, कॉस इनवर्स इधर आएगा, बनेगा कॉस, कॉस ए बराबर माइनस हाफ। अब आपको ये नहीं सोचना है यार कि ये माइनस आधा कितना कॉस में होता है, हड़बड़ाना नहीं है। तो भाई साहब ये होता है कॉस 60, जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में π/3। और यहां पर देखो माइनस हटाना है, ध्यान देना ना यहाँ पे। अब यहां पे भैया कॉस लिख के ब्रैकेट में माइनस π/3 लिखने का गलती मत करना। देखो अब यहां पे हम कंसेप्ट बता रहे, की पॉइंट, इसमें लोग धोखा खाता है। देखो भाई साहब कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं, तो ये तो फार्मूला यूज करोगे तो भैया गलत हो जाएगा, लॉजिक वाला बात है। अगर हम कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो भैया माइनस कॉस होगा, और कॉस पाई प्लस थीटा करेंगे तो भैया माइनस कॉस होगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहां दो चॉइस है, माइनस कॉस थीटा हटाने के लिए हम कॉस पाई घटाओ थीटा का प्रयोग करें कि कॉस पाई प्लस थीटा का प्रयोग करें। तो भैया अगर तुम पाई प्लस का करोगे तो पाई से तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पाई से ज्यादा नहीं चाहिए, पाई तक चलेगा। तो भैया अगर आपको पाई से नहीं दिखाना है ज्यादा तो भैया आप इसका प्रयोग कृपया ना करें और इसका करें लॉजिक से। तो इसका मतलब होगा ई भाई साहब हो जाएगा पाई माइनस π/3, और ई भाई साहब हो जाएगा कॉस 3 पाई में पाई घटेगा तो 2 π/3। तो यहां से मिलेगा ए बराबर 2 π/3, जो कि कायदे से 0 पाई के दरमियान आ जाता है। भैया 120 0 और 180 के अंदर कैसे नहीं आएगा, सोचने वाला बात है। तो इस तरह से हम ए का वैल्यू को फिर बैठा देंगे 2 π/3। आप मैटर कैसे बना रहे हो उससे मतलब नहीं है, आंसर आपका 0 और पाई के दायरे में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके। वो कैसे भाई, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को बोलते हैं पाई घटाओ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई घटाओ कॉस इनवर्स हाफ, और उसके बाद भाई साहब कॉस इनवर्स ये जो हाफ है इसको लिख सकते हैं कॉस π/3। अब कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा साफ, अगर इसके साथ π/3 फॉलो करें, उस फॉलो को चीज को पाई में π/3 और घटाओगे तो देखो 2 π/3। तो भैया यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके हम बना दिए हैं, और एक में प्रिंसिपल वैल्यू का प्रयोग किए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और फॉर्मूला, ठीक है, ये सब लगाना तो बस एक बहाना था, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को दो तरीका से आजमाना था, नॉलेज पाने का हसरत में नंबर लाना बस एक बहाना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है भाई साहब tan इनवर्स -1। अब tan दिखा तो भैया यहाँ पे आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि -90 और 90 के दरमियान हमको लाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको a मानूंगा, और परिभाषा को ध्यान में रखते हुए tan a = हो जाएगा -1, माइनस को जस का तस छोड़ दो और एक को लिख दो tan π/4, और इसको फिर लिख देना tan, माइनस को हटाने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, sin माइनस थीटा को -tan बोलते हैं। तो इस तरह से a बराबर हो जाएगा -π/4, ठीक है। और इसके बाद इसका दायरा में होना चाहिए जो कि है -90 और 90 के दायरे में है, मतलब भैया गणित हो गया सही, ठीक है। इंटरवल को जरा ध्यान में रखना है, तो गणित हो जाएगा सही और आपका दिमाग का नहीं होगा दही। आगे बढ़ते हैं।
दे दिया गच्चा। अब यहां पर लिख दिया भाई साहब सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, सोचो ए सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स को 2 उधर फेंक, फंक्शन बनेगा और नाम पड़ेगा उसका सेक। अब सोचो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान भी तो इतने होगा, सेक 30 बोले तो π/6। अब यहां पे ठीक है, सेक को देख, लेकिन अगला लाइन में मत लिख। ए हो गया भाई साहब π/6, दायरा देखना है तो भैया सेक जो है 0 और पाई का दायरा में क्लोज इंटरवल होना चाहिए और उसमें एक्सक्लूड होना चाहिए भैया π/2, किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए, तो भैया यहां नहीं है। π/6 बिल्कुल इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, सही है, तो हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 बराबर π/6। ठीक है, अब है भैया सब जगह ठग रहा है। अब यहां भाई साहब है कॉट इनवर्स ए बराबर कॉट इनवर्स √3। ए भाई यहां पर कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए इजिकल टू √3, tan 60 को बोलते हैं √3। ठीक है, tan 30 को बोला जाता है 1/√3। ध्यान देना, कॉट 30 को क्या बोलेंगे, √3 बोलेंगे। उल्टा करके tan में सोचना तो कॉट में आसानी होगा। इसका मतलब ही भैया को कॉट π/6 कहने में हमके दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a बराबर आ गया π/6। ये भाई साहब का दायरा का है 0 से पाई, 0 और पाई को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो जायज, दिख गया। तो मतलब इसमें हर क्वेश्चन में लास्ट में हमको प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ब्रांच उसका प्रयोग करना है। अगर वो आ गया मेरा तो बात सही है, अन्यथा सावधानी नहीं बरतोगे तो लास्ट में आंसर आ जाएगा गलत और कहोगे भाग अरे भैया कहाँ सही है, ये तो दिमाग का दही है, गड़बड़ा जाएगा। बार बार वही आ रहा है। कॉस इनवर्स भाई साहब 0 पाई क्लोज इंटरवल दिमाग में होना चाहिए। देखो भाई साहब लेट करो, ए बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स को जाना है LHS में, ये भाई साहब होता है 45 डिग्री। माइनस को हटाना है और ब्रैकेट में पाई में घटाना है, इसको π/4 लिखो अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा भाई साहब cos 3 π/4। तो भैया सही है, 3 π/4 जो होता है 135 डिग्री 0 और पाई के दायरा में आता है। इसका मतलब भैया जो बनाया हुआ है वो सही है, दिमाग का एक भी नहीं दही है। अब यहां पे कोसेक इनवर्स -√2, ए मानो परिभाषा से कोसेक ए इजिकल टू -√2, साइन π/4 होता है 1/√2, तो भैया कोसेक π/4 का हो जाएगा √2। ये भाई साहब को लिख दो कोसेक -π/4, तो यहां से मिल जाएगा a इजिकल टू -π/4। जरा इसका दायरा में हम लोग जाएंगे तो इसका दायरा होता है -90 से लेके 90, कॉमा है ये, और 0 को जरा छोड़ के, ठीक है, 0 को जरा छोड़ के और a को बैठाना मान पूरा मोड़ के, जो है वही बैठाना है। अब यहां पर हम अलग अलग नहीं मानेंगे कि किसी को ए तो किसी को बी किसी को सी। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट अब यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई साहब, tan इनवर्स 1 है, इसको फिलहाल tan इनवर्स 1 रहने दो।
अब किसी को तोड़ सकते हैं तो किसी को छोड़ सकते हैं, तो वैसा नहीं करना है, तोड़ो तो सबको, छोड़ो तो सबको। कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे पाई घटाओ कॉस इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स माइनस को बोलेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। भैया यहाँ बता देते हैं फॉर्मूला यूज हो रहा है, का फॉर्मूला यूज हो रहा है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को बोला जाता है पाई घटाओ कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स माइनस एक्स को बोला जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला यूज हुआ है। अब यहां पे हम लोग बैठाएंगे टेन इनवर्स 1 को बोलते हैं π/4। क्या बोलते हैं? टेन इनवर्स 1 को बोलते हैं π/4, या फिर यहां पे हम लोग एक लाइन 10 π/4 लिख के भी काम बना सकते हैं, वैसे यहां पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। प्लस पाई घटाओ, ये भाई साहब होता है cos 60, बोले तो π/3, और यहां पर हो जाएगा π/6। तो कायदे से अगर हम लोग हल करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा, और ये भाई साहब हो जाएगा 2π/3 π/6। अब इसको तो वैसे तो मौखिक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई साहब 45 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है, अब उसमें घटा देंगे। छोड़ो ये सब तामझाम करने से क्या फायदा, एलसीएम ले लो। 4, 3 और 6 का लसा हो जाएगा 12, 12 को 4 से भाग देंगे 3 पाई, 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 दूनी 8 पाई, और 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 पाई। 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 π/12। 3 तिया 9, 3 चौके 12, भैया मेरे 135 डिग्री यहाँ पे आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो हम ऐसे भी बता सकते थे फर्जी में कि भैया π/4 था तो 45 था, ये भाई साहब 120 हो गया, जुटा तो हो गया 165 हो गया, और उसमें 30 घटाएं तो 135 हो गया। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रेडियन में डिग्री में डील करके वहीं पर पता चल गया कि आपको आंसर कितना आने वाला है। यहां पर देखा जाए, ये भाई साहब हाफ, तो हाफ को लिखा जाता है cos π/3, cos 60, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये भाई साहब होता है साइन 30, बोले तो π/6। यहां पे cos इनवर्स cos, डोमेन है पूरा खास, और cos इनवर्स cos दोनों को होगा अफसोस, बचेगा सिर्फ π/3। और यहां पर हो जाएगा भाई साहब 2, और इस ससुर लिखाएगा π/6, यहां भी डोमेन के दायरे में साइन इनवर्स साइन कदम, और ये भाई साहब π/3, और ये बुड़बकवा कटेगा तो यह हो जाएगा π/3, और π/3 हो जाएगा 2π/3, और तुम हो जाओगे इस सवाल से फ्री। हाँ, अब यहाँ पे आ गया तो भैया यहाँ आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स अगर वाई है तो वाई कितना है, तो भैया वाई का होगा, वाई रेंज होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। तो हम उसी समय बताए थे कि भैया इसका जो रेंज होता है वो -90 और 90 के दायरा में होता है। तो भैया ये जो मान है वाई तो होता है, इसका मतलब अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगा, और यही होगा। यहां पर देखो भाई साहब, यहां लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। यहां पर थोड़ा सा बाबू लोग ध्यान देना, ये तो भाई साहब tan 60 को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये भाई साहब π/3 हो जाएगा। यहां पर जरा ध्यान रहे, सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई घटाओ सेक इनवर्स x। cos 60 यानी ये भाई साहब हो जाएगा π/3, तो हो जाएगा π/3, और यहां पे घटाओगे तो 3 पाई में पाई घटेगा तो 2π/3, और उसके बाद पाई में 2 पाई घटेगा तो हो जाएगा -π/3, और तुम हो जाओगे ये क्वेश्चन से फ्री। ठीक है, अरे खत्म हो गया, थैंक यू। तो चलो हम लोग फिर कल मिलते हैं आगे, इसके आगे।